ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे इस्केमिक कोलाइटिस पे। इस्केमिक कोलाइटिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हम पहले पढ़ेंगे एनाटॉमी रिव्यू, इस्केमिक कोलाइटिस, फिर इस्केमिक कोलाइटिस पढ़ेंगे। इस्केमिक कोलाइटिस में हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि है क्या चीज़, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे और इसकी काजेस पढ़ेंगे, फिर उसके पेजेस पढ़ेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन और इसकी मैनेजमेंट किस तरह हो सकती है। तो हमारे साथ एनाटॉमी रिव्यू करें इसकी। तो हमारे पास जो है हमारे साथ लार्ज कॉलन या लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास इल्यूसिकल जंक्शन से स्टार्ट होता है और एनएस तक होता है। इसकी लेंथ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसमें हमारे साथ जो है ये जो इल्यूसिकल जंक्शन है, ये यहाँ हमारे साथ इल्यूसिकल जंक्शन है, ये सीकम, और फिर ये असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन, और ये जो है हमारे पास डिसेंडिंग कॉलन होती है। यहाँ पे सिग्माइड होता है और सिग्माइड के पैर साथ पैर हमारे पास जो है रेक्टम होता है, रेक्टम या एनएस, और इसकी अपनी स्पेसिफिक लेंथ है। ये हमारे साथ हेपेटिक प्लेक्चर है और हमारे पास स्प्लीनिक प्लेक्चर है। अच्छा, तो अब इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो हमारे पास दो मेन ब्लड सप्लाईज है लार्ज इंटेस्टाइन के। एक सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और एक इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। दोनों एब्डोमिनल आर्टरी की ब्रांचेस है। ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, अच्छा, हमारे पास ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। तो हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है हमारे पास सीकम और असेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन के 2/3 पार्ट को सप्लाई करता है, जबकि इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी 1/3 पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन, और फिर हमारे पास जो है सिग्माइड को और रेक्टम को सप्लाई करता है। हाँ, अच्छा, हमारे पास इन दोनों की हमारे पास एनास्टोमोसिस होती है। और जो हमारे पास जो स्प्लीनिक प्लेक्चर है और ये जो सिग्माइड है, ये हमारे साथ ज़्यादा एक्सपोज है इस्केमिया को, क्योंकि ये हमारे साथ वाटर शेड एरियाज़ है। और ये स्प्लीनिक प्लेक्चर और ये हमारे पास जो सिग्माइड है, ये हमारे पास वाटर शेड एरियाज है। मतलब जो स्प्लीनिक प्लेक्चर है उसकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की डिस्टल ब्रांचेस और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की डिस्टल ब्रांचेस इसको सप्लाई करते हैं, जबकि जो सिग्माइड है इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज की डिस्टल ब्रांचेस इसको सप्लाई करते हैं। तो हमारे पास अगर थोड़ी सी भी ब्लड फ्लो कम हो जाए तो हमारे साथ ये बस सबसे पहले ये एरियाज इफेक्ट होंगे। अगर हम राइट और लेफ़्ट एरिया को मतलब लेफ्ट इंटेस्टाइन के राइट और लेफ़्ट एरिया को कंपेयर करें तो हमारे पास जो राइट कॉलन है वो ज़्यादा इफेक्ट होगा। मतलब उसकी वेजर रेक्टा जो है स्मॉलर है और लेस डेवलप्ड है, और तो वो मोर ससेप्टेबल टू इस्केमिया होगा। अच्छा, अभी आते हैं अपने टॉपिक पे, इस्केमिक कोलाइटिस पे। तो इस्केमिक कोलाइटिस हमारे पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की इस्केमिया भी हो सकती है, इसकी स्मॉल बॉल, या सिर्फ कॉलन की भी हो सकती है, या दोनों की एक साथ भी हो सकती है। सही है। तो कैन सस्टेन हाइपोक्सिक इंजरी, बोथ कैन सस्टेन आर मेसेंटेरिक इस्केमिया। मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल इस्केमिया इज इस्केमिक कोलाइटिस। मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल इस्केमिया में हम बात करें तो मोस्ट कॉमन हमारे पास इस्केमिक कोलाइटिस है। अगर हम इसकी मेल टू फीमेल रेशियो कंपेयर करें तो हमारे पास ये दोनों में कॉमन है, एक जैसी प्रिवेलेंस इसकी दोनों में सेम है। और कॉमन इन एल्डरली हमारे पास अबोव 60 ईयर्स के पेशेंट्स में हमारे पास ये ज़्यादा कॉमन है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास टू बेसिक मैकेनिज्म्स हैं। हाँ, या डिमिनिश्ड बॉयल परफ्यूजन होगा, या हमारे पास ऑक्लूसिव डिजीज़ ऑफ द वेस्कुलर सप्लाई होगा। सही। हमारे पास या तो हमारे पास डिमिनिश्ड ब्लड बॉल परफ्यूजन मतलब ब्लड फ्लो कम है, मतलब हाइपरटेंशन में जिस तरह होता है तो ब्लड फ्लो कम होगी, या ऑक्लूसिव डिजीज़ ऑफ द कोई वेसल में कोई ऑक्लूजन है तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है ब्लड फ्लो कम होगा। ठीक है। और इसके जो मेन काजेस है वो आर्थेरोस्क्लेरोसिस, स्पेशली आर्थेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द SMA सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाए तो भी हमारे पास जो है ब्लड फ्लो कम होगा, तो फिर हमारे पास इस्केमिया हो सकती है। या कोई ब्लड क्लॉट है वहाँ पे, या लो BP है, लो ब्लड प्रेशर की BP मेन काज है, एंड वेस्कुलाइटिस आल्सो, एंड सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकती है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पास इस्केमिया हो सकती है इसमें। अच्छा, पेजेस की बात करें, अगर काज जो भी हो लेकिन
जो है जो पेजेस है वो सब में सेम होंगे। मतलब अगर एक होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिया, जो फर्स्ट है वो ट्रांजिएंट इस्कीमिया, यहाँ से हमारे साथ सिर्फ म्यूकोसा इन्फेक्शन, म्यूकोसल इन्फेक्शन होगी। जो म्यूकोसल लेयर है, म्यूकोसल लेयर में हमारे पास इन्फेक्शन होगी। और जो पार्शियल थिकनेस इस्कीमिया है उसमें हमारे साथ म्यूकोसा और मस्कुलरिस म्यूकोसा दोनों आएंगे। तो उस दोनों में हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, इस्कीमिया होगा, सॉरी। तो हमारे पास ये है पार्शियल स्टेनिक इस्कीमिया। और फुल थिकनेस इन्फेक्शन में हमारे पास जो है हमारे पास ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होगा। मतलब पूरा लेयर जो है, ट्रांसम्यूरल मीन पूरा लेयर जो है हमारे पास, पूरी लेयर में हमारे पास इन्फेक्शन होगा। अच्छा, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास जो है क्लिनिकली हमारे पास ये पोस्टप्रांडियल पेन होगा। और पोस्टप्रांडियल पेन हमारे पास आफ्टर मील जो पेन होता है, आफ्टर ईटिंग मील हमारे पास जो है हमारे पास जो पेन होता है उसको कहते हैं पोस्टप्रांडियल पेन। तो पोस्टप्रांडियल पेन होगा और इसके साथ वेट लॉस होगा और ब्लडी डायरिया होगी। इसके साथ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हमारे साथ लेब्स विल बी नॉर्मल इन माइल्ड केस। अगर माइल्ड केसेस हो तो लेब इन्वेस्टिगेशन हमारे पास नॉर्मल आएगी। अगर सीवियर हो और सीवियर इस्कीमिया हो या इन्फेक्शन हो तो फिर हमारे पास जो है ल्यूकोसाइटोसिस होगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी और इसके साथ लैक्टेट भी इंक्रीज़ होगा। अच्छा, और इसकी अदर इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ प्लेन एक्सरे हम कर सकते हैं। तो प्लेन एक्सरे हमारे साथ जो एरिया इफेक्टेड हो वो बल्ज होगा, और लेकिन ये इतना इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इसके हमारे साथ जो बेरियम एनीमिया है, बेरियम एनीमिया में इस तरह कर सकते हैं कि हम रेक्टम में जो है एक वाइट फ्लूइड जो है हम इंसर्ट कर लेंगे और इससे फिर हम उसकी हम एक्सरे करेंगे तो फिर वो एक्सरे पे उसकी कंट्रास्ट ज़्यादा आएगी। तो हमारे साथ जो है ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एक्सरे। और लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो सीटी और एमआरआई, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। और कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर ऑफ चॉइस इफ डायग्नोसिस रिमेंस अनक्लियर। अगर डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो तो फिर उसके लिए हम कोलोनोस्कोपी करेंगे। इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो डिपेंड ऑन सिवियरिटी ऑफ इस्कीमिया। हमारे साथ जो ट्रांजिएंट इस्कीमिया है, ट्रांजिएंट इस्कीमिया हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। और बॉल रेस्ट करेंगे। बॉल रेस्ट मतलब उसको माउथ के थ्रू जो खाना है वो उसको अवॉइड करेंगे। मतलब आईवी फ्लूइड के ज़रिए हम जो है उसको जो फूड रिक्वायरमेंट्स है उसको देंगे। और उसकी ऑप्टिमाइज कार्डियक फंक्शन, मतलब अगर उसकी वजह जो है कार्डियक रिलेटेड है, मतलब हाइपरटेंशन है या कोई जो उसको अंडरलाइंग काज को ट्रीट करेंगे। जो पार्शियल थिकनेस इस्कीमिया है वो उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे और रिसेक्शन करेंगे अगर रिक्वायर्ड कब होगा, अगर स्ट्रक्चर डेवलप्स हो जाए और सिम्टोमेटिक हो, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हो जाए तो सिम्टम्स डेवलप हो जाए तो फिर उसके लिए हम रिसेक्शन ज़रूर करेंगे। अगर फुल थिकनेस इन्फेक्शन है, ट्रांसम्यूरल है, तो फिर उसके लिए सर्जिकल रिसेक्शन ही एक वाहिद हल है। सर्जरी के लिए इंडिकेशंस हमारे पास जो पेरिटोनियल साइंस होंगे, अगर पेरिटोनाइटिस है तो हमारे साथ जो है उसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड होगी। परसिस्टेंट फीवर या सेप्सिस है, परसिस्टेंट सिम्टम्स बियॉन्ड 2 to 3 वीक्स से सिम्टम ज़्यादा है और सिम्टोमेटिक स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे साथ ये सारी इंडिकेशंस जो है हम सर्जरी के हैं, तो ऐसे केस में हम सर्जरी करेंगे। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ स्टमक कोलाइटिस।